नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। आमिर खान जो करते हैं पब्लिक स्टंट के लिए करते हैं। राज्यसभा में यह मुद्दा उठा। इसी राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर और रेखा को लेकर भी मुद्दा उठा था। लेकिन पाकिस्तान में बवाल है। सड़क पे नवाज शरीफ की सरकार को लेकर इमरान और कादरी उतरे पड़े हैं और आज की रात कयामत की रात मानी जा रही है। और जो संकट नवाज शरीफ पर, उस पर बात आज 10:30 बजे होगी। लेकिन दस्तक में बात आज नरेंद्र मोदी की होगी। वहां पे चाहे नवाज शरीफ संकट में हो, लेकिन यहां पे बेहद पुख्ता और ताकतवर तरीके से मोदी की मौजूदगी है। और पहली बार ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस के भीतर मोदी फोबिया हो गया है। कैसे, किस तरीके से, किस रूप में और क्या क्या कुछ चल रहा है भीतर खाने। और यह भीतर खाने आज से नहीं चल रहा है। मोदी फोबिया को लेकर भीतर खाने की कहानी चुनाव से पहले की है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे जरूर। लेकिन कांग्रेस के जरिए किस किस तरीके से निशाने साधे जा रहे हैं, 4 निशानों के तीर 4 नेताओं के जरिए जरा देख लीजिए। अहमद पटेल की नजर में तानाशाह है, मणिशंकर की नजर में सम्राट है, दिग्विजय सिंह की नजर में गृह मंत्री को रबर स्टैंप बनाकर छोड़ दिया है, और आनंद शर्मा की माने तो संवैधानिक प्रक्रिया खत्म है, कैबिनेट महत्वहीन हो चली है। यह परिस्थिति बताती है कि कांग्रेस के निशाने पर नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। लेकिन किस रूप में और क्यों लाए जा रहे हैं, इस पर आए उससे पहले जरा देख लीजिए। पीएमओ ताकतवर दर ताकतवर ही नहीं हो रहा है, बल्कि उसने जिम्मा पीआईबी का भी ले लिया है। पीआईबी के जरिए इससे पहले जो तस्वीरें पास होती थी कि प्रधानमंत्री की कौन कौन सी तस्वीर कहां कहां कैसे कैसे छपेगी, यह सब कुछ के लिए जिम्मेदार एक डिपार्टमेंट था। लेकिन अब की स्थिति यह है, स्थिति थोड़ी सी बदली है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही सब कुछ तय करेगा। बाकायदा एक पत्र प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव द्वारा जारी किया गया ये पत्र, इसमें बहुत साफ तौर पे लिखा गया है कि दरअसल सरकारी विज्ञापन जो भी जारी होगा उसमें प्रधानमंत्री की जो भी तस्वीर लगेगी, बिना उनकी इजाजत के कोई तस्वीर नहीं लगेगी। मतलब बहुत साफ है, तस्वीर लगाने से पहले पीएमओ में तस्वीर भेजनी होगी, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय उस तस्वीर को पास करेगा तो ही वो तस्वीर आप लगा सकते हैं। तब हर डिपार्टमेंट को 3 विकल्प देने होंगे। ये विकल्प तस्वीरों के भी होंगे और ये विकल्प उस स्टाइल शीट के भी होंगे, वो किस तरीके से अखबार में छापना चाहता है। इतना ही नहीं, विज्ञापन की भाषा भी प्रधानमंत्री कार्यालय परखेगा, क्योंकि विज्ञापन की भाषा के जरिए क्या संवाद बन रहा है, किस तरीके से संवाद बना पा रहे हैं, किन के बीच जा रहे हैं। और विज्ञापन के साथ साथ सोशल मीडिया में भी उपयोग होना चाहिए, इस दिशा में भी इस बात का जिक्र किया गया है। तो अपने तरीके से पहली बार हर चीज पर नजर पीएमओ रख रहा है। और शायद कांग्रेस के भीतर इसी को लेकर कुछ हड़कंप भी मची हुई है। लेकिन मसला ये नहीं है, हमने शुरू में जिक्र किया था, मोदी के पीछे कांग्रेस आज से नहीं है, उस दिन से है जिस दिन से उन्हें प्रचार समिति का चेयरमैन बनाने की बात हो रही थी। उस रिपोर्ट पर आएंगे, लेकिन पहले जरा समझ लीजिए कि दरअसल कांग्रेस के निशाने पर कैसे मोदी है और मोदी फोबिया का मतलब इस दौर में हो क्या चला है। कांग्रेस सरकार को नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को घेरना चाहती है। इसीलिए मोदी अलग और कैबिनेट अलग, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कांग्रेस हैरान भी है और परेशान भी। किसी का कहना है कि मोदी के कामकाज का तरीका तानाशाही वाला है, तो किसी को नरेंद्र मोदी सांप्रदायिकता की लकीर खींचने वाले नजर आने लगे हैं। कोई खुले तौर पर यह कहने से नहीं चूक रहा कि मोदी हिंदू राष्ट्रवाद लाना चाहते हैं, तो कोई मोदी के कामकाज में संविधान की धज्जियां उड़ते हुए देख रहा है। कांग्रेस की आवाज चुनाव में मिली हार के बाद कहीं ज्यादा तेज हो चली है, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस के जितने कम सांसद हैं, उसमें कांग्रेस को इसका एहसास हो चला है कि अगर सरकार एकजुट रहे तो फिर क्या संसद और क्या सड़क, कांग्रेस की कोई हैसियत कहीं नहीं रहेगी। इसीलिए कांग्रेस ने रणनीति के तहत प्रधानमंत्री मोदी को सरकार चलाने के कटघरे में ही खड़ा करना शुरू कर दिया, जिससे देश का आम आदमी यह महसूस करे कि बीजेपी अलग है और नरेंद्र मोदी अलग, एनडीए सरकार अलग है और पीएम मोदी अलग। यानी कांग्रेस चाह तो यही रही है कि सरकार चलाने के तौर तरीकों को लेकर सरकार को नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को ही निशाने पर लिया जाए, जिससे मोदी कैबिनेट भी पीएम मोदी और कैबिनेट के बीच बंटी हुई नजर आने लगे। और इन सब के बीच कांग्रेस का पहला आरोप यह है कि गृह मंत्रालय रबर स्टांप बनकर रह गया है, यानी किसी भी नियुक्ति पर गृह मंत्रालय की नहीं, पीएमओ की ही चलती है। और एक दौर में जब फाइल मनमोहन सिंह के दरवाजे से निकलकर 10 जनपद पहुंच जाती थी, ठीक उसी तर्ज पर गृह मंत्रालय की फाइल भी बिना किसी की देखरेख के वह सीधे पीएमओ पहुंच जाती है।
वहीं कांग्रेस का दूसरा आरोप है कि कैबिनेट में किसी को स्वतंत्रता नहीं है, यानी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन हो ही नहीं रहा। सारे निर्णय प्रधानमंत्री खुद ले रहे हैं। अब यहाँ यह सवाल खड़ा हो सकता है कि कैबिनेट के भीतर से जब कोई आवाज आ नहीं रही और गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद तमाम आरोपों को खारिज कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज के तरीके को मुद्दा क्यों बनाना चाह रही है? असल में नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस की परेशानी मोदी के पीएम बनने के बाद से नहीं शुरू हुई, बल्कि जिस वक्त मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा था, उस वक्त भी कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बीजेपी अध्यक्ष का दरवाजा ये कहकर खटखटाया था कि मोदी को आगे ना बढ़ने दिया जाए। सवाल है कौन था वो? अगली रिपोर्ट में। यह वाकई सस्पेंस है कि कांग्रेस का वो कौन सा शख्स था जो कि पहुंचा था बीजेपी के दरवाजे पर और यह कहने पहुंचा था कि मोदी को रोकिए। सोचिए, कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में कौन सा खौफ था मोदी को लेकर? ये एक सवाल है। लेकिन उस रिपोर्ट पर आए उससे पहले देख लीजिए कि कांग्रेस के भीतर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किस किस तरीके से कौन कौन से कसीदे गढ़े जा रहे हैं। तो ये मिनिमम गवर्नेंस का मतलब था सेल्फ गवर्नेंस जी। तो पहला काम तो ये हुआ, सब कैबिनेट मिनिस्टर्स हटा दिए गए और होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री रहे। अब होम मिनिस्टर के पास भी फाइल वापसी में आती है सूचनार्थ जी। और ये सत्ता का पूर्ण केंद्रीयकरण है और जो कैबिनेट सिस्टम है उसकी अवहेलना और अपमान दोनों है। सब मंत्रियों को ये मोदी कठपुतली बना रहा है। आपने शायद वो फोटो देखा होगा जहाँ की वो एक सिंहासन पर बैठे हैं, अपने ही घर में एक सिंहासन पर बैठे हैं जो कि ऊंचे स्तर पर है, जहांगीर जैसे हैं। माफ़ कीजिएगा, जहांगीर तो मुसलमान थे तो शायद वो नहीं कहना चाहिए, लेकिन किसी सम्राट जैसे अपने सिंहासन पर बैठकर सारे उनके मंत्रीगण नीचे ज़मीन पर बैठे हैं और एक से कोई सवाल कर रहे हैं। और हर्षवर्धन जी जो एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, खड़े होकर एक बच्चे जैसे या एक जवान जैसे जो जनरल के सामने है ऐसे खड़ा है। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी जी, नागार्जुन की ये कविता है। इंदिरा गांधी के संदर्भ में लिखा गया था। इंदिरा गांधी के दौर में कांग्रेस किस रूप में लोकतांत्रिक पद्धतियों को छोड़ चुकी थी, इसका एहसास कांग्रेसियों को चाहे इस दौर में ना हो, लेकिन सोनिया गांधी के दौर में तो दो ध्रुव बन चुके थे, दो पावर सेंटर थे और उस पावर सेंटर में 10 जनपद कहीं ज्यादा भारी था। इस बात का भी एहसास नहीं होगा और बाकायदा रानी और महारानी की तरह सोनिया गांधी तस्वीरों में नजर आती थी। सवाल इसका मतलब एक बहुत साफ है कि दरअसल सत्ता हाथ से निकलती है तो सत्ता जाते हुए वक्त में कहीं ना कहीं घबराहट होती है, और यह घबराहट कितनी पैनी थी, किस रूप में थी, इसका एहसास आज नहीं 2013 में ही कांग्रेस को हो चला था। तो आइए रिपोर्ट दिखलाते हैं आपकी। कांग्रेस का वो कौन सा नेता था जो बीजेपी अध्यक्ष के दरवाजे पर यह कहने पहुंचा था, रोकिए मोदी को। कांग्रेस में मेरे जो बहुत अच्छे कुछ मित्र हैं उसमें अहमद भाई रहे जी। अभी नहीं है, अभी शायद उनको कांग्रेस में तकलीफ हो रही है, इसलिए वो मेरे से बहुत दूर भागते हैं जी। अब तो फोन भी नहीं उठाते, पता नहीं उनकी क्या। पहले आपकी फोन पे बातें होती थी उनसे? लगा नहीं, मैं उसके घर खाने जाता था भाई। अच्छा। अच्छी दोस्ती थी और व्यक्तिगत नीति मेरी अच्छी दोस्ती रहनी चाहिए, मेरा मत। प्रधानमंत्री बनने से पहले चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने अहमद पटेल को अपना मित्र बताया था, और याद कीजिए उसके तुरंत बाद अहमद पटेल ने मोदी से दोस्ती को खारिज करने में वक्त भी जायर नहीं किया। तो अब यारी कभी रही हो या ना रही हो, लेकिन नरेंद्र मोदी दिल्ली तक ना पहुंचे, इसके लिए सबसे पहली पहल कांग्रेस की तरफ से और किसी ने नहीं बल्कि सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ने ही की थी। झूठा प्रचार देने सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ने बीजेपी की गोवा कार्यकारिणी के ठीक पहले बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में अहमद पटेल ने राजनाथ सिंह से कहा था कि अभी भी वक्त है, नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनने से रोक लीजिए। अगर अभी नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में अगर यूपीए की सरकार जाती है तो बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री गुजरात की तर्ज पर ही दिल्ली में सरकार चलाएंगे। अहमद पटेल ने यह भी कहा कि मेरी बात याद रखिए, मान लीजिए, अगर नहीं माने तो आप वक्त आने पर पछताएंगे। अहमद पटेल की ये बात सुनकर राजनाथ सिंह सिर्फ मुस्कुराते रहे। तो जून 2013 में अहमद पटेल ने राजनाथ सिंह का दरवाजा यह कहकर खटखटाया था कि अगर नरेंद्र मोदी को प्रचार कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया तो फिर मोदी को दिल्ली आने से कोई रोक नहीं सकता।
क्योंकि कांग्रेस चुनाव हार रही है, यानी जो कांग्रेस आज प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज के तरीके से परेशान है और जिस कांग्रेस की सत्ता के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कद 10 जनपद के सामने कोई मायने नहीं रखता था, उसी 10 जनपद की चिंता यही थी कि अगर मोदी पीएम बन गए तो फिर कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगी। और इसी से एक दूसरा सवाल यह भी निकलता है कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस को इसका एहसास भी हो चला था कि इस चुनाव में कांग्रेस तो हारेगी और बीजेपी जीतेगी। अब बीजेपी की अगुवाई मोदी करेंगे तो ये शायद 10 जनपद के लिए मुश्किल का सबब होगा। सवाल इसीलिए बड़ा है कि क्या कांग्रेस अब जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह बताने से लेकर कैबिनेट को रबर स्टाम्प बताने और संवैधानिक प्रक्रिया को दरकिनार करने के आरोप लगातार लगा रही है, कहीं उसके पीछे 10 जनपद की जो चिंता चुनाव से पहले थी वो अब खुले तौर पर नजर तो नहीं आने लगी है। क्योंकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह का नाम लेकर तो कहीं मंत्रियों को निजी सचिव तक अपनी मनमर्जी से न रख पाने के नाम पर कांग्रेस ने लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर निशाने साधे हैं और मोदी को चुनाव से पहले रोकने के लिए अहमद पटेल ही 10 जनपद से निकलकर बीजेपी अध्यक्ष से मिलने से कतराए भी नहीं थे। यानी प्रधानमंत्री की जिस ताकत को पूरे 10 बरस तक बिना पीएम बने सोनिया गांधी ने इस्तेमाल किया, उसी 10 जनपद को चुनाव से पहले डर था कि प्रधानमंत्री बनकर मोदी की ताकत के आगे 10 जनपद बेनूर तो ना हो जाएगा। और शायद हो सब कुछ यही रहा है। राजनीतिक गलियारे में किस्सा बड़ा मशहूर हो चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक मंत्री के बेटे को बुलाया और पूछा, तुमने किस किस से पैसे लिए हैं? उसने कहा, किसी से नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा, जी नहीं, आपने लिए और वो बैठे हुए हैं। उसके बाद वो बेटा मान गया। बताया कितनी रकम? उसने रकम बताई। उसके बाद बोले, अब क्या करोगे? बोले, घर जाऊंगा। बोले, घर मत जाओ, पार्टी के दफ्तर जाओ, पर्ची कटाओ, उस पैसे को वहां जमा करा दो। 2 सवाल निकल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं भ्रष्टाचार अभी थमा नहीं है। इसका मतलब यह है भ्रष्टाचार थामने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उसमें पार्टी के संगठन में भी क्या पैसा जा रहा है, ये राजनीतिक गलियारे की चर्चा है। लेकिन बहरहाल ये पहली बार कोई प्रधानमंत्री सीधे तौर पर साफगोई के साथ हर किसी को संदेश सार्वजनिक मंच पर दे रहा है, चाहे बात भ्रष्टाचार की हो और चाहे जिस दौर को तानाशाही कांग्रेस मान रही है उसमें बात नियुक्ति और तबादले को लेकर हो। सुनिए, 2 मौकों पर 2 बातें मोदी ने कही। क्या आते ही काफी समय तो मेरा सफाई में गया है, वर्क कल्चर पर जल्द में गया है। भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा हुआ है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हिंदुस्तान के हर कोने से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने बिड़ा उठाया है और मेरा तो मंत्र रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा।